नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार और अन्य राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है कि प्रदेश में भी एसआईआर की जरूरत है। वहीं ये भी कहा कि राहुल गांधी को दो तरह की विरोधाभासी बातें नहीं करनी चाहिए। एक और वो कहते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो फिर एसआईआर जांच का विरोध क्यों। विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी पारदर्शिता के लिए एसआईआर अनिवार्य है। तो विजय शर्मा के बयान का पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा, बहुत सी जगह में चुनाव आयोग के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या चुनाव आयोग पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का प्रभाव है? छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां गड़बड़ियां हुई है। हम उन्हें प्रूफ के साथ बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई। एक तरफ सत्ता पक्ष पारदर्शिता की दुहाई दे रहा है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक हथकंडा बता रहा है। कुल मिलाकर एसआईआर की मांग अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारे खास पेशकश एसआईआर पर हंगामा सियासी ड्रामा में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मैं बहुत स्पष्टता से बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जी को दो अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए जो विरोधाभासी। आप एक जगह कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी उन्होंने कहीं पर निकाला। हमने भी बताया कि यहाँ पर इन लोग जब थे तब भी मतदाता सूची में गड़बड़ी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करती, विशेष गहन पुनरीक्षण करती। अब राहुल गांधी जी एक बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका विरोध हम करेंगे बिहार में। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब आप दोनों ही विरोधाभासी बातों के लिए आप कहेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? इसको कोई बहुत सामान्य है विषय, कोई भी समझेगा, जो भी थोड़ा सा बेसिकली इस विषय पर लेकर काम करने वाला है वो सब समझेगा। तो राहुल गांधी जी दोनों नहीं करना चाहिए, एसआईआर होना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। एसआईआर के नाम पे ये बिहार में किनका वोट काटा जा रहा है? एसआईआर के नाम से किनका वोट काटा जा रहा है? जो जिंदा है उसको मरा साबित कर दिए, जो मर गया उसको जिंदा साबित कर दिए। क्या यही एसआईआर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर आपने 65 लाख लोगों का वोट काट रहे हैं। एसआईआर होना चाहिए, लेकिन क्या जिंदा को मरा बता देंगे? क्या मरा हुआ को जिंदा? तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी, भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभय नारायण जी, देखिए जिस तरह से भी आपने बयान सुना होगा विजय शर्मा जी का, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर तो होना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफ, खासकर राहुल गांधी एक तरफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं, विशेष अभियान भी आप लोग इसको लेकर चला रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एसआईआर होता है तो उसका भी आप लोग विरोध करते हैं। ऐसी दोहरी बात कैसे चलेगा? या फिर समर्थन होगा या फिर विरोध होगा, लेकिन विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है, कैसे काम चलेगा ऐसे में? भागीरथी जी, विजय शर्मा जी का 3 दिन पहले का बयान था कि कवर्धा में मोहम्मद अकबर ने नाम जुड़वाए। हालांकि मोहम्मद अकबर जी ने आधे घंटे के अंदर वीडियो जारी करके उसका खंडन किया और कहा कि प्रूफ कर दें, चैलेंज किया उन्होंने, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो कहते हैं कि मोहम्मद अकबर ने जुड़वाया और हम काटेंगे, सरकार कैसे काटेगी? जोड़ने का काम चुनाव आयोग का, काटने का काम चुनाव आयोग का। आपत्ति होती है जब गहन पुनरीक्षण होता है, मतदाता सूची को लेकर जब बीएलए घर घर जाते हैं, सेंटर में बैठते हैं, तो हम लोग भी नियुक्त करते हैं बीएलए की, और राजनीतिक दलों के बीएलए भी उनके साथ काम करके चेक करते हैं कहाँ मृत्यु हो गई, कहाँ नए नाम जुड़ गए, कहाँ पता परिवर्तन हो गया, कौन मोहल्ला छोड़ के चला गया। ये बातें सामान्य प्रक्रिया है, वो समान प्रक्रिया के तहत बातें होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी की बात को एसआईआर से जोड़ना, ये भाजपा भ्रम पैदा कर रही है। ये भाजपा अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। राहुल जी ने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया, वोट चोरी का आरोप लगाया, कर्नाटक के एक विधानसभा का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र हरियाणा के
विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया कि कांग्रेस जीत रही थी, सर्वे में जीत रही थी, लेकिन परिणाम दूसरे आ गए। परिणाम चोरी कहाँ हो रहे हैं? अभय नारायण जी, चोरी हो रहा है। कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस तो EVM जीत चुकी है, सरकार में वहां बन बहाल चुकी दिया है। जा रहा है। अभय नारायण जी, कर्नाटक में तो कांग्रेस वैसे जीत चुकी है, वहां सरकार बन चुकी है, सरकार चल रही है, तो फिर आप कह रहे हैं जीत चुकी थी। हाँ, और जिस तरह से आप वहां पर बात कर रहे हैं कि गड़बड़ी की बात कर रहे मैं हैं, हरियाणा महाराष्ट्र की बात किया। ठीक है, गड़बड़ी की आप बात मैंने कर रहे कहा कि हैं, हरियाणा आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, किया उसी गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए कर्नाटक एसआईआर के एक विधानसभा शुरू का किया गया ना। उदाहरण दिया। अभय नारायण जी, गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी गड़बड़ी की बात करते हैं, आप उदाहरण भी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसी गड़बड़ी को दुरुस्त करने की बात की जा रही है और एसआईआर की बात की जा रही है, तो फिर आप लोग उसका भी विरोध करते हैं। विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वाकई यहाँ पर एसआईआर होना चाहिए। गड़बड़ी का जिक्र भी उन्होंने किया, तमाम चीजें गिना रहे हैं, और इतने बड़े देश में गड़बड़ी हो सकती है, ये हर कोई मानता है, लेकिन अगर दुरुस्त करने के लिए एसआईआर लेकर आ रहे हैं तो फिर उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या राजनीतिक हथकंडा है ये एसआईआर? भागीरथी जी, कांग्रेस ने कभी भी एफआईआर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस अभय ने नारायण लोकसभा के जी, सत्र के वो दौरान, तस्वीर, वो वीडियो हम सब ने देखा है, किस तरह से पार्लियामेंट में ही कभी नहीं, आपके केंद्रीय एक भी मंत्रियों ने, बयान नहीं FIR आपके केंद्रीय नेताओं ने FIR एसआईआर का तो पोस्टर डॉक्यूमेंट लेकर मांगा तमाम तरह का विरोध किया, उसे FIR डस्टबिन में भी डाला गया उसका, वो वीडियो हमने देखा है, वो फोटो हमने देखा है। गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं, कुछ विशेष लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जो विशेष लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। हमारी आपत्ति एफआईआर की प्रक्रिया पे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे। और भागीरथी जी, एक मिनट समय लूंगा। ये सारी समस्या कहाँ पे उत्पन्न हुई है? 1952 से देश में चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग काम कर रहा है। सेशन तरीके मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस देश में हुए, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। आज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का संशोधन आपने कर दिया, नियम में बदलाव कर दिया। मुख्य चुनाव आयोग और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता था 3 कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, देश का नेता प्रतिपक्ष होता था और मुख्य न्यायाधीश होते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार अभय ने नारायण जी, बदलाव तब भी करते आपको हुए याद दिला दूं, मुख्य तब भी न्यायाधीश आपको को याद दिला कमेटी दूं, से बाहर कर राजीव दिया। गांधी का एक वक्तव्य आपको मैं याद दिला देता हूं। जब बीजेपी जीती भी नहीं थी, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली थी, राजीव गांधी ने क्या कहा था पता है? कि इतनी सारी सीटें बीजेपी को कैसे मिल गई, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए। उस वक्त भी, क्योंकि आप जो प्रक्रिया का पालन यहां पर बता रहे हैं ना, कि पहले क्यों जिस तरह से प्रक्रिया का पालन होता था, उसी प्रक्रिया में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर राजीव गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। और बीजेपी जीती भी नहीं थी, बीजेपी को ज्यादा सीटें आई थी, उस वक्त वो बैलेट पेपर पर सवाल उठाते हैं और ईवीएम से चुनाव कराने की बात करते हैं। तो सवाल तो ये उठता है ना कि जब 60 साल से ज्यादा आपकी सरकार चलती है, तब चुनाव आयोग ठीक रहता है, लेकिन उस वक्त भी आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता सवाल उठाते हैं, तब ज्यादा सीटें आ जाती। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार या फिर किसी दूसरे पार्टी की सरकार अगर सत्ता में रहती है, तो आप सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, समय मेरे पास कम है, आऊंगा आपके पास, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। वो वक्तव्य अगर आपने सुना नहीं तो आप जब तक उस वक्तव्य को सुन सकते हैं कि आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रक्रिया से बाहर क्यों किया गया? 70 साल में कभी चुनाव आयोग पे मैं आपसे वही कह रहा हूं, जब आपकी सरकार थी और जब प्रक्रिया वही थी, जो आप जिस प्रक्रिया का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त भी आपके नेता राजीव गांधी ने सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन पर, तब जब बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई थी। ठीक है, आलोक सोनी जी, देखिए, अनिवार्य की बात करें, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि एसआईआर प्रदेश में होना चाहिए, और अभय नारायण जी कह रहे हैं कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। और हालांकि दीपक बैच कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जरिए कई जगह गड़बड़ी हुई है, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं। भागीरथ जी, आपको, साथी प्रवक्ता जी को, वरिष्ठ पत्रकार जी को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस वक्त कांग्रेस जो इतने वर्षों से केंद्र में राज करते आई है और सत्ता का सुख जो कांग्रेस ने भोगा है, मैं कहूंगा, अब विपक्ष में आकर के, कभी विपक्ष का मुंह इन्होंने देखा नहीं, और विपक्ष में आकर के इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, और कोई विरोध करने का जो एक तरीका होता है, वो एक तरीका नहीं बचा। तो आज ये किसी भी मुद्दे को अपने लेवल पे, अपने तरीके से ये जनता के समक्ष लेके जाने की कोशिश करते हैं, अपने नजरिए से, जनता के नजरिए से नहीं। और कोई भी रिजल्ट को, चाहे वो चुनाव आयोग के रिजल्ट को या ईवीएम के रिजल्ट को कहे या चुनाव के रिजल्ट को, ये अपनी सुविधा अनुसार उसकी तारीफ और उसकी बुराई, ये दोनों आज जो है कांग्रेस नकारात्मक राजनीति, जिसे मैं कहूंगा, उस पे आई है। और यदि आप कहेंगे तो ये कांग्रेस का जो है काला इतिहास रहा है,
चाहे आप 1946 का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कहें, नेहरू जी ने कैसे छीना था उसे सरदार पटेल से, या 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कैसे शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करके उसको जो है अपने चुनाव को जीता था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने गलत ठहराया। फिर 1977 के चुनाव में वो हारी, लेकिन उस हार को डिक्लेयर करने के लिए अधिकारियों के पसीने छूट गए थे। तो ये जो काला इतिहास रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस की जो ये एक्सपीरियंस है कि किस तरह से वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते आई है, इसीलिए आज उनके मन में जो ये भय है, ये बार बार बाहर आता लेकिन है। दीपक बैच कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, एसआईआर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। जो लोग मर जाते हैं उनको जिंदा कर दिया जाता है, या फिर जो लोग जिंदा उनको मार दिया जाता है। दीपक बैच कह रहे हैं कि राजनीतिक हथकंडे की तरह आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बहुत मैं कहता हूं गंभीर ये जो आरोप दीपक बैच जी लगा रहे हैं। आप अगर कोई सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव रखिए। आप अपने किस तरह की कार्यप्रणाली चाहते हैं, आप चाहते क्या है सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। आप केवल आरोप लगा करके भाग जाएंगे, विदेशों में जाकर के नेताओं के साथ में, जो इनके राष्ट्रीय नेता है, ऐसे नेताओं के साथ जो भारत विरोधी बातें करते हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे। और एक सगुफा आपने, आज तो चमचा पार्टी में कहूंगा, कांग्रेस जो है इस वक्त पहले ये डिसाइड कर ले, वो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की कांग्रेस चमचा पार्टी है। इनके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम सब जो है वो कांग्रेस के चमचे हैं। इनके नेता ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम जो है फलाने नेता के चमचे हैं। तो ये जो बिखरी हुई कांग्रेस है, आज कोई दिशा, मुझे लगता है इस पर इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको इंग्लिश में अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो फॉलोअर ही होते हैं वो। अगर कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को अगर एडमायर कर रहा है, तो मुझे लगता है शब्दों में इतना नहीं जाना चाहिए, मुद्दे पे रहना चाहिए। आप अपनी बात संक्षेप में कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, इतने चमचे मुख्यमंत्री ऐसी पार्टी की तरह बिहेव कर रही है जिसके पास में कोई दिशा नहीं है, जिसके पास में कोई मोटिव नहीं है, और जिसके पास में विपक्ष में भी होने का और जनता की आवाज को सही तरीके से उठाने का एक जो लीगल राइट्स जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए वो ऐसे मुद्दों की तरफ जा रही है। जनता ने लीगल राइट्स दिए हैं। जनता ने इस बार कांग्रेस को इतनी सीटें दी है कि उनके विपक्षी पार्टी के नेता वहां पर मौजूद हैं। इस बार तो पिछले बार के मुकाबले अच्छी खासी सीटें दी है, तो जनता ने लीगल राइट्स दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से अब एसआईआर को लेकर यहां पर हंगामा शुरू हो गया, क्या वाकई जिस तरह से अनिवार्यता की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हो, मुझे लगता है अगर एसआईआर होगा भी, अभी तो लेकर बहुत समय है ना, कम से कम 3 साल से ज्यादा का समय चुनाव में। एसआईआर अभी तो होगा नहीं, जब भी चुनाव आता है उसके पहले ही चुनाव आयोग अपनी लिस्ट को फिर से, अगर एसआईआर करना एसआईआर करेगा, पुनरीक्षण तो करता रहता है, उसमें जांच पड़ताल तो करता रहता है, लेकिन इतने साल पहले ही इस पर क्यों इतना हंगामा मचा हुआ? क्या सीधे तौर से बिहार से चुनाव को जोड़कर, या फिर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इसको लेकर आक्रामक है, इसलिए आक्रामकता का जवाब दिया जा रहा? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मुझे लगता है कि एसआईआर अगर होगा भी तो कम से कम उसके लिए 2 साल के बाद प्रक्रिया शुरू होगी, अभी तो नहीं हो सकता। भागीरथी जी, चुनाव आयोग को तय करना है कि आज की स्थिति में पूरे देश के लिए क्या इस प्रकार से किया जा सकता है। सांसद चुनाव के पहले तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है पुनरीक्षण की। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी बूथ स्तर के जो इनके सदस्य रहते हैं, वो घर घर जाके देखते हैं कि किनके यहाँ नाम जोड़ना है, किनका नाम कटाना है। उसके आधार पर जो सदस्य जोड़ते हैं, लगता है कि हमारे मतदाता है, इस घर से पूरा काम चलता है। अभी बात आ रही है जो पुनरीक्षण की आवश्यकता देश भर में है कि नहीं। निश्चित रूप से जिस तरह से राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, तो पहले लोग उस ढंग से गंभीर नहीं थे, लेकिन अब विजय शर्मा भी जो बात कह रहे हैं, भाजपा के अन्य नेता जो बात कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश को लेकर जो बात कह रही, तमाम प्रकार के जो बयान आ रहे, उसको लगता है कि मतदाता सूची में मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए, एक व्यक्ति का नाम 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हो सकता है, और है करके सबूत आ रहे कहीं न कहीं। इसको दुरुस्त करना आवश्यक है, प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात है संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है कि नहीं, विपक्ष को, राजनीतिक दलों को या जनता को। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि एसआईआर होता भी है, उस पर सवाल यदि उठते हैं कि नाम गलत ढंग से जोड़ा जा रहा है, भाजपाइयों का नाम है, कांग्रेसियों का नाम काटा जा रहा है, तो इसके लिए राजनीतिक दलों की सक्रियता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता की जो बात हो रही है, इसी को 12 प्रकार के तय किए गए हैं। आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें जोड़ने के लिए 12 प्रकार के आप जो परिचय है उसके आधार पर आप नाम जोड़ेंगे। तमाम प्रकार के एहतियात जो चुनाव आयोग बरत करके यदि काम कर रही है, अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही, उस पर सवाल उठाना मुझे लगता है उचित। अभी तो पहले ये है कि
समाधान कर लेने है कि नहीं है, ये तमाम कांग्रेस ने जो अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिए, पीसीसी अध्यक्ष से लेकर जीपीसी और फिर ब्लॉक के और बूथ स्तर करके कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाने की बात कही कि हम इस तरह छत्तीसगढ़ में जांच करेंगे, फिर इसी चीज को चुनाव आयोग करेगा तो आप मेल कर लीजिए। मुझे लगता है कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और उसके कार्यप्रणाली पर विश्वास आवश्यक है। कल के दिन ये तो नहीं कहेंगे पुनरीक्षण के बाद कि 2023 के चुनाव को अवैध ठहराया जाए, 2024 लोकसभा चुनाव को अवैध ठहराया जाए। इस तरह की बातों की जगह में व्यवस्था में लगातार कैसे दुरुस्त किया जाए। मत पत्र था तो बूथ लूटे जाते थे, उसके बाद सुधार की बात आई, ईवीएम की बात आई, उसमें गड़बड़ी की बात आई, अब उसमें कहीं दुरुस्त करने की बात आई, आपको दिख रहा है कि आपने किसको मतदान किया है। 17 फॉर्म की बात आ गई, वो सुधार हो रहे, मतगणना स्थल पर एजेंट को तमाम प्रकार के सुधार निरंतर हो रही है। यदि विपक्ष को यदि इसकी दिक्कत है तो मुझे लगता है ये जांच यदि हो रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को दिक्कत नहीं, कांग्रेस को इसमें गड़बड़ियों की आशंका को लेकर जो बात है उसे दूर करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, वाकई। देखिए अभी नारायण जी, उस वक्त आप बहुत अच्छे से बता रहे थे कि जब मतदाता लिस्ट में जब करेक्शन होता है तो आप लोग की पार्टी के भी लोग वहां पर रहते हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग होते हैं। आप प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे, मुझे लगता है वाकई ऐसे ही होता है। लेकिन क्यों ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी गड़बड़ी है उसका फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है? क्या 2014 से पहले क्या मतदाता लिस्ट में गड़बड़ियां नहीं हुआ करती थी? क्या 2014 से पहले लोगों के डबल नाम नहीं हुआ करते थे? क्या ये जिस तरह से आप गड़बड़ी बता रहे हैं, क्या 2014 से पहले गड़बड़ियां नहीं हुआ करती थी? और अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो वो उसका फायदा बीजेपी को ही क्यों मिल रहा है? ये तमाम सवाल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब उसको ठीक करने के लिए अगर चुनाव आयोग एसआईआर लागू करता है उस वक्त भी फिर आप लोग उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए तो विजय शर्मा कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी दोहरी बात करते हैं। एक तरफ आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब बिहार में एसआईआर होता है उसका भी आप लोग विरोध करते हैं, तो दोहरी बात कैसे चलेगी? अगर गलत है सुधार होगा फिर उसमें भी आप लोग सवाल खड़ा कर देंगे। और क्यों? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको सवाल खड़ा करने फिर हर चीज में खड़े करने, इसलिए मैंने आपको बयान भी बताया राजीव गांधी का कि जब उनकी ही सरकार थी अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई तो वहां पर भी सवाल लगा दिया कि बीजेपी को ज्यादा सीटें क्यों मिल गई, इसलिए बैलेट पेपर के बदले ईवीएम पर चुनाव होना चाहिए। और 2014 में तो आप ही की सरकार थी ना, यूपीए की सरकार थी ना, और उसी प्रक्रिया के तहत बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला था ना केंद्र में। तो फिर सवाल तो ये भी है ना, आखिर क्यों? क्या अगर विपक्षी पार्टी अगर जीत रही है तो फिर हमको चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने हैं? अगर हम जीतेंगे तब तो अच्छा है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी जीतेगी तब तो खराब है। मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होगा ना। भागीरथी जी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1952 से चुनाव हो रहे हैं जो 2023-24 तक चले हैं और आगे भी चलेंगे। प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, गृह मंत्रालय हो, उस पे सवाल उठे और अब वही सवाल चुनाव आयोग पे आ गया है। आपने चुनाव आयोग गठन की प्रक्रिया बदल दी, आपने मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया, आपकी मंशा समझ में आ रही है। और फिर राहुल जी अगर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देके ये कहता है कि आप मेरे को लिखित दो। जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, आज प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं पूरी दुनिया को चलिए, आप अभी चुनाव आयोग की बात बता रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी के समय कोर्ट ने खुद कहा था ना कि हाँ चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उसके बाद जिस तरह से इमरजेंसी लगी सबने देखा। अभय जी 2 सवालों का आप मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से परिवर्तन किया गया आयोग में उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब परिवर्तन नहीं था, जब वही पुराना सिस्टम था, तब भी तो कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव पर संशय खड़ा किया था। उसके बाद फिर पूरे देश में इमरजेंसी लग गई। उसके बाद और उसी समय जो पुराना सिस्टम था, उसी पुराने सिस्टम पर राजीव गांधी ने सवाल खड़े किए थे। इसलिए मुझे बताइए कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, आयोग के गठन में प्रॉब्लम है, या फिर राजनीतिक पार्टी की सोच में समस्या है, या सोच में प्रॉब्लम है? ये तो ऐसा होना चाहिए ना, इस पर तो होना चाहिए ना। मैं पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूं। पुराने सिस्टम के समय 2 बड़े नेताओं के मैंने वक्तव्य आपको याद दिला दिए। भागीरथी जी, इंदिरा जी के चुनाव परिणाम का जो फैसला आया था, वो कारण क्या था वो पढ़ लें आप। वो चुनाव को लेके नहीं था, वोटर लिस्ट को लेके नहीं था, वो फैसला अलग था और उस फैसले को माना गया। इमरजेंसी भी लगाई गई तो संविधान के
धारा के तहत लगाई गई। आज तो अघोषित आपातकाल है। इमरजेंसी लगाई गई तो आप तो संविधान के लगभग तहत, कोई काम लेकिन ही अगर नहीं कर चुनाव रहे हो रहा है तो वो संविधान के आप तहत तो नहीं हो रहा इतनी भी हिम्मत है। नहीं है अभय जी कि मुझे आप लगता है कि कह रहे हैं। ये तो वाकई अघोषित आपातकाल यहाँ चल रहा है। यहाँ पर वाकई जो आप जिस वही तरह से आप दिखाएंगे डिफेंड तो कर रहे हैं कि जनता इमरजेंसी पहुंच लगा गई संविधान के जाएगा। मीडिया वही तहत, दिखा लेकिन जो रही है। चुनाव हो रहे हैं वो संविधान के तहत नहीं हो रहे हैं। ये तो आप गजब बातें करें। चलिए मेरे पास समय कम है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आलोक जी जवाब दे दीजिए आप संक्षेप में। देखिए साहू जी, मैं समझता हूं आज यदि आप भारतीय उपमहाद्वीप की दशा स्थिति देखेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या उसके बाहर अन्य देशों की, जहां जहां पर में जो डेमोक्रेसी चल रही थी, आज यदि उनके यहाँ पर में इस तरह के हालात बने हैं तो इसी वजह से बने हैं कि आज उनकी संवैधानिक संस्था पे जो लोग बैठे हैं, जनता को बरगला करके उनके विश्वास को अड़िग किया गया, हटाया गया उस विश्वास को। वही काम आज कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहा है भारत में। मैं समझता हूँ यहाँ पर में देश की बात है, देश को स्थिर रखने की बात है। इस वक्त किसी भी विपक्षी पार्टी को आज कोई भी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तो आप अपने सुझाव दीजिए, उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन गलत बातों को प्रोपेगेंडा कर करके यदि देश की जनता के साथ समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये जो समय है बहुत नाजुक दौर है। इस वक्त जो है हमें एकजुटता और एक रह करके इन समय का मुकाबला करने की आवश्यकता है। भारत देश जो इस वक्त इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, बहुत सारे बिल्कुल, देशों की चलिए निगाह हम पर बिल्कुल है कि आपने जो कैसे एक इन्हें नाजुक नीचे दौर की दिखाया बात जाए। की, इस वक्त की स्थिति की बात की इसमें, के शर्मा जी देखिए वाकई जिस तरह से पड़ोसी देशों में हाहाकार मचा हुआ है हमारे, और इस वक्त जो स्थिति कहीं भारत में भी ऐसा ना हो, क्योंकि लगातार हमने देखा है कांग्रेस के कई नेताओं के कमेंट इशे और इशारा करते हैं और वो शायद इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हम तो नहीं हरा पा रहे हैं बीजेपी को या एनडीए को, लेकिन शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वाकई इस वक्त ऐसा दौर है कि यहां पर बहुत संभल कर सरकार को भी चलना पड़ेगा। लेकिन भविष्य में आप क्या देख रहे हैं संक्षेप में? छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें बहुत मजबूत है। इसको किसी भी तरह से उस तरह से क्रांति के दम पर हटाया नहीं जा सकता। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठते रहे और लगातार उस पर सुधार भी हुए। इंदिरा गांधी के समय अधिकारियों के दुरुपयोग की बात हुई, आज भी हम कलेक्टर एसपी को हटाने की मांग करते हैं। चुनाव के समय अपनी पसंद के कलेक्टर एसपी की बात आती है। तमाम प्रकार की कमियों के बावजूद लोकतंत्र मजबूत है। आज जनता में भी विश्वास है। राजनीतिक दल अपनी जो भी कहे, हमने जिसको मतदान किया है उसकी सरकार बनी हुई है। मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए राजनीतिक दलों को। आप किस कारण से लंबे समय से सरकार में नहीं है, जब तक विश्वास जीतना एक बड़ी बात है। प्रक्रिया में सुधार की जहाँ तक आवश्यकता वो निरंतर है, उस पर अनवरत काम करने की आवश्यकता है। और चुनाव आयोग यदि इस दृष्टि से काम करता है, पूरे देश में पोजिशन की बात करते हैं, विश्वास यदि जनता में पैदा होता है, मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना। बिल्कुल वाकई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अभय नारायण जी, आलोक सोनी जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हथियार है जनता का वो है मतदान, और इसी मतदान के जरिए, इसी के जरिए, इलेक्शन के जरिए जनता ने अपना मत दिया आने वाले 5 सालों के लिए। जब 2024 की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर एनडीए सरकार को यहां पर चुना। ठीक है, अगर लगता है कि किसी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी पार्टी यहां पर सहमत नहीं है तो लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रखे। अगर कोई नेता ये सोचे कि जिस तरह से पड़ोसी देशों में हाहाकार मचा हुआ है वही हाहाकार मचाकर भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहां पर उन सभी को सचेत होने की आवश्यकता है और चेतावनी भी देनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी मानसिकता को। अगर कोई ये सोचे कि भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आपको किसी समस्या को लेकर आपके साथ यहां पर आप जा सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको चुनाव आयोग से परेशानी, चुनाव आयोग के पास जाइए, लेकिन लोकतंत्र मजबूत बना रहे, इसको लेकर हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी हो, उसको इसको लेकर एक पॉजिटिव काम ही करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तभी यह देश रहेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।